हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब स्टडी करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका ईपीसीटी लीट 2022 या आईपी लीट 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट आईपी लीट या ईपीसीटी लीट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर लीट एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक जानकारी के तौर पे एक बात बता दूं कि इसके पहले हमने कई लेक्चर ले रखा है फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ पे मैकेनिक्स और साथ में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के भी। उसका लिंक मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का, इस वीडियो का सबसे नंबर 1 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इन वेल्डिंग कापर एलॉय विद टीआईजी आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि टीआईजी आर्क वेल्डिंग के साथ में जो भी आप कापर एलॉय का यूज करते हैं वो आप किस करंट पे, या आप डायरेक्ट करंट देते हैं या इनडायरेक्ट करंट देते हैं, और पोलैरिटी कौन सी यूज करते हैं, स्ट्रेट या रिवर्स पोलैरिटी, उसके बारे में बताना है, ठीक ना। तो देखो फ्रेंड्स, मैं टीआईजी और एमआईजी वेल्डिंग को बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा है, ठीक ना। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वेल्डिंग का यहाँ पे पूरा चीज़ देखने को विधिवत तरीके से मिल जाएंगे। और उस पर कई सारे मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखा है, ठीक ना। इसी पे एमसीक्यू क्वेश्चंस करके तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप प्लेलिस्ट खोल के देखते हैं तो, ठीक ना। तो चलिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन वेल्डिंग कॉपर एलॉय विथ टीआईजी आर्क वेल्डिंग। तो देखो, जब भी हम टीआईजी आर्क वेल्डिंग करते हैं, और किसका करना है हमको, कॉपर एलॉय का करना है, ठीक ना। तो जब भी हम कॉपर एलॉय का टीआईजी आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो भी हम करंट देते हैं, डायरेक्ट करंट डीसी देते हैं, ठीक ना, एसी नहीं देते हैं, डीसी करंट देते हैं। और साथ में उसके हम क्या देते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, तो डायरेक्ट करंट विद स्ट्रेट पोलैरिटी इज यूज्ड, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक ना। तो चलिए, इसी तरह हम अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज इज कॉल्ड। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, कितने टाइप के डेविएशन होते हैं, 3-4 टाइप के डेविएशन होते हैं, एक्चुअल, अपर, लोअर और फंडामेंटल, ठीक ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन के बारे में, उसके बारे में क्वेश्चन को समझ लेने के बाद हम आपको बेसिक चीज़ें भी बताते चलेंगे, ठीक ना। तो देखिए, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि द एल्जेब्रिक डिफरेंस बताना है, एल्जेब्रिक डिफरेंस बताना है किसके बीच, मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज के बीच में, ठीक ना। मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज के बीच में जब भी हम लिमिट जब हमारा मिनिमम होगा तो जो हमारा एल्जेब्रिक डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे लोअर डेविएशन, ठीक ना। और यहाँ पे मैं बात करूँ, द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट अगर हो जाएगी, अगर हमारी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी, ठीक ना, मैक्सिमम लिमिट और बेसिक साइज के बीच में जो भी हम एल्जेब्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा होगा अपर डेविएशन, ठीक ना। और यहाँ पे एक और बात समझिए कि जब भी हम किसी भी लोअर डेविएशन या अपर डेविएशन की बात करेंगे, और जो भी डेविएशन, ठीक ना, एक्चुअल साइज के अगर नज़दीक होगा, उसके नियरेस्ट होगा, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल डेविएशन, ठीक ना। तो तीनों आपको यहाँ पे टॉपिक क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन के साथ। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूं कि जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊँगा, ये प्रीवियस ईयर लीट के पेपर में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको मैच करते हुए देखने को मिल जाएंगे। चलिए, इस वीडियोस के माध्यम से हम टॉप 20 क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जब भी हमारी ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम की टेम्परेचर होती है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के कंपैरिजन में लेस होती है या मोर होती है, सेम होती है, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए, द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज लेस देन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, यानी कि जो भी आपकी ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम होती है उसका जो टेम्परेचर होता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के कंपैरिजन में कम होता है, लेस होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 मीटर लॉन्ग सिमलेस मेटालिक ट्यूब्स। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने कई बार अपने ही लेक्चर के माध्यम से करवा रखा है, ठीक ना। कि जब भी हम किसी भी 2 मीटर लंबे, ठीक ना, और सिमलेस
मेटालिक ट्यूब का निर्माण करते हैं तो हम वहाँ पे एक्सट्रूजन और रोलिंग दोनों की तरफ से हम कर सकते हैं। एक्सट्रूजन और रोलिंग दोनों का भी हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं समझ सकते हैं। अ सा विच कट्स वुड ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द सा इज नोन एज। देखिए जब भी हम किसी सा यानी आरी का यूज़ करते हैं और उसका जो रिटर्न स्ट्रोक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पुल, यानी कि खींचते हैं या ड्रा करते हैं, ठीक ना। पुल सा या ड्रा सा के नाम से उसे हम डिनोट करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द लो प्रेशर एसिटिलीन इज प्रोड्यूस एट द वेल्डिंग साइट बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये बताना है कि जब भी हम किसी भी लोअर प्रेशर पे एसिटिलीन गैस का वेल्डिंग करते हैं और वहाँ पे जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है किसके किसके बीच होती है, वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट के बीच होती है या नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो किसके किसके बीच करवाते हैं, तो वाटर और कैल्शियम कार्बाइड के बीच में करवाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के बीच में करवाते हैं, ठीक ना। कैल्शियम कार्बाइड के बीच में करवाते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, इनकरेक्ट है ये चीज़। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द फ्यूलर आर यूज्ड। फ्यूलर एक देखिए, फ्यूलर एक क्या है, एक टूल्स है और फ्यूलर टूल्स का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो नेकिंग प्रोसेस में करते हैं, ठीक ना। किसी भी चीज़ का संरक्षण में आप ये बोल सकते हैं कि उसको बचाव के लिए, ठीक ना, कोरोजन चाहे जैसे भी टाइप को चीज़ों को बचाव करना है, ठीक ना, वर्कपीस को उसको बचाव के लिए हम फ्यूलर टूल्स का यूज करते हैं। ये फ्यूलर टूल्स जो होता है इस पे कई शेप बने होते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ठीक ना, और यहाँ पे फ्लैट टाइप के और यहाँ पे कोनिकल वगैरह कई टाइप के राउंडेड भी ये फ्यूलर बने होते हैं टूल्स, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कोल्ड चीजल आर मेल्ड बाई। कोल्ड चीजल यानी कि ठंडी जो भी आपकी छेनी होती है, या आप बोल सकते हैं छेनी किस प्रक्रिया के थ्रू बनती है, तो ये बनती है फोर्ज करके, ठीक ना। फोर्जिंग के थ्रू ये हम कोल्ड चीजल का निर्माण करते हैं, ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोला जा रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट्स इन्वॉल्व्स ए ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टीम एंड अदर गैसेज इज कॉल्ड। देखो ये भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से करवा रखा है और जो भी स्टूडेंट मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे वो इसका परमेबिलिटी तुरंत सही करेक्ट मार दिए होंगे, ठीक ना। ऑप्शन कैसे होता है प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड इज यूज्ड फॉर कास्टिंग आर्टिकल्स ऑफ। तो ये भी हमने क्वेश्चन करवाया रखा है और मैं क्वेश्चन को रिपीट इसलिए करता हूँ कि जो भी मेरे बच्चे देखते हैं उनको हर चीज़ रिवाइज होती चली जाए, ठीक ना। देखिए जब भी हम किसी भी चीज़ का अगर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल शेप लेते हैं। सिमेट्रिकल शेप मतलब कि ऐसा शेप जो भी अगर इसको ऐसे अगर किया जाए, पलट दिया जाए, इसको रोटेशन कर दिया जाए तो सेम वैसा ही आकृति मिल जाए। अगर हम ये कैसे करते हैं, तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट नहीं करते हैं बल्कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये चीज़ हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझ सकते हैं कि मेटल पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर। मेटल का पैटर्न हम कहाँ पे यूज़ करते हैं आपको ये बताना है। तो देखे होंगे बहुत से बच्चे देखे होंगे जब भी अगर आप लैब वगैरह या वर्कशॉप में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे जो भी हमारा मेटल का पैटर्न होता था वो हम कहाँ पे करते थे, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग। जब भी हमें अगर किसी भी मतलब कि लार्ज हमको प्रोडक्शन चाहिए होता है वहाँ पे हम मेटल पैटर्न का यूज करते हैं। और क्यों करते हैं, अगर हम लकड़ी का बनाएंगे तो जाहिर सी बात है पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर हमको नए पैटर्न की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी, ठीक ना, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, तो मेटल पैटर्न्स का यूज करते हैं ताकि हमारा मेटल का पैटर्न जल्दी से ब्रेक ना हो, जल्दी से ख़राब ना हो, टूटे ना, ठीक ना, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। इसलिए हम मेटल पैटर्न का यूज करते हैं। और क्यों करते हैं, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग के लिए हम मेटल पैटर्न का यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन ये बोला जा रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कि द इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ ट्राई स्क्वायर बेवल प्रोटेक्टर रूल एंड स्क्राइबर इज। तो ये सब जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाए गए हैं ये सब कौन सा सेट है, तो ये कॉम्बिनेशन सेट है। कौन सा सेट है, तो कॉम्बिनेशन सेट है। ये सभी चीज़ का एक कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे, इसलिए हम इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन सेट इसे बोला जाता है, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन अ होल आर कैविटी टू बी कोड आर नॉट इन लाइन विद द पार्टिंग सरफेस देन अ इज यूज्ड। देखिए
बताना है आपको, जब भी आप किसी होल या कैविटी का कोर का निर्माण करते हैं तो एक लाइन में नहीं होता है, और जो उसका पार्टिंग सरफेस के साथ में वो एक लाइन में नहीं होता है, तब वहाँ पे किस चीज़ का हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ड्राप कोर का यूज़ करते हैं। किस कोर का यूज करते हैं, तो ड्राप। और मैं यहाँ पे बहुत से कोर के बारे में बता रखा है, हॉरिजॉन्टल कोर, वर्टिकल कोर, ड्राप कोर, बैलेंस्ड कोर, कितने टाइप के कोर होते हैं, सारी चीज़ को मैंने डिटेल्स में बता रखा है प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ब्लूम इज स्मॉलर देन ए बिलेट। ये आपको चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्लूम जो होता है लकड़ी का एक पार्ट होता है, या बिलेट जो भी होता है एक लकड़ी का पार्ट होता है, ठीक ना। ये ब्लूम और बिलेट में क्या डिफरेंस होता है, इसमें से कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। तो देखो, जब भी आपका ब्लूम होगा, ठीक ना, जो भी आपका ब्लूम होगा बिलेट के कंपैरिजन में क्या होगा, तो छोटा होगा, ठीक ना। छोटा मतलब कि आप बोल सकते हैं छोटा ये होता है आपका बिलेट, ठीक ना, ब्लूम के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका चीज़ आपका फाल्स हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30 नंबर क्वेश्चन, इन एवरेज वर्क, जब भी आप किसी औसत वर्क के लिए काम करते हैं तो वहाँ पे जो भी आपका टॉलरेंस प्रोड्यूस होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मेथड के थ्रू, तो वहाँ पे आप कितना लेते हैं, कितना कम और कितना ज़्यादा ले सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो 0.05 से लेकर के, ठीक ना, माइनस से लेकर के आप प्लस तक यहाँ पे जोड़ लीजिए, ठीक ना। माइनस और प्लस इतने इतने के बीच में रखा जाता है। आप इतना 0.05 आप बढ़ा सकते हैं, या 0.05 आप वो टॉलरेंस घटा सकते हैं जब भी आप कोई भी एवरेज वर्क करते हैं, ठीक ना, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मेथड के थ्रू। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द पर्पस ऑफ ए राइजर इज टू। देखिए मैंने जब भी मैंने ये बताया था कास्टिंग में, तो मैंने बताया था कि कास्टिंग करते वक्त हमारे पास दो पिन होती है, एक होती है राइजर पिन और एक होती है स्क्रू पिन, ठीक ना। तो राइजर पिन और स्क्रू पिन में मैंने अंतर बताया कि राइजर पिन और स्क्रू पिन क्या होती है। तो सबसे पहले आप स्क्रू पिन का वर्क समझ लीजिए कि स्क्रू पिन क्या होती है। तो देखो, जब भी आप स्क्रू पिन का यूज करते हैं तो वहाँ पे स्क्रू पिन के माध्यम से हम क्या करते हैं, मोल्टेन मटेरियल को हम डालते हैं और वहाँ पे कैविटी तक पहुँचाने का काम करते हैं। हमारा जो भी हमारा मोल्टेन मटेरियल होता है उसको हम डिलीवर के लिए काम करते हैं, तो स्क्रू पिन के माध्यम से। लेकिन राइजर पिन क्या करती है, तो राइजर पिन हमारा ये करती है कि जब भी आप अगर मान लीजिए यहाँ से मटेरियल को डाल रहे हैं और ये इधर आ रहा है, तो इसमें श्रिंकेज वगैरह ना हो, ठीक ना, और ब्लो होल्स के ना हो, ये सब प्रॉपर्टीज मतलब कि ना हो, ये मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो श्रिंकेज का या ब्लो होल्स का, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं राइजर पिन का, ठीक ना, ताकि हमारा एयर फ्रेश यहाँ पर बाहर निकल जाए, अंदर ना जाए, वो अंदर एयर रह ना सके, इसलिए हम राइजर पिन का यूज करते हैं। तो राइजर पिन का क्या काम है, तो फीड द मोल्टेन मेटल टू द कास्टिंग इन अ ऑर्डर ऑफ कंपनसेट फॉर द श्रिंकेज, ठीक ना। श्रिंकेज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, राइजर पिन का यूज करते हैं, ठीक ना। और मैंने बता दिया कि स्क्रू पिन का भी यूज अभी तुरंत बता ही दिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि द ब्लैंक डायमीटर यूज्ड इन थ्रेड रोलिंग विल बी। देखिए ब्लैंक डायमीटर क्या होती है, उसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो थ्रेड रोलिंग में करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन कहाँ पे करते हैं, लिटिल लार्जर देन द माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड के लिए करते हैं, ठीक ना। माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड के लिए करते हैं, मतलब बहुत ही कम डायमीटर का यूज हम थ्रेडिंग में करते हैं, तो हम वहाँ पे ब्लैंक डायमीटर का यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए चीजल इज यूजुअली। क्रॉस सेक्शन मतलब कि किसी भी चीजल, यानी कि चीजल मतलब कि छेनी का जो भी क्रॉस सेक्शन होता है कैसे होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी आप कई टाइप की छेनियाँ मतलब मार्केट में अवेलेबल है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि किसी भी चीजल का छेनी का क्रॉस सेक्शन सामान्य तौर पे कैसा होता है, तो आपको बताना है ऑक्टागोनल होता है। कैसा होता है, तो ऑक्टागोनल टाइप का होता है, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। ए प्लग गेज इज यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एंड स्टड। तो प्लग गेज का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस चीज़ का चेकिंग के लिए करते हैं, तो हम डायमीटर का चेक करते हैं। लेकिन हमको क्या, इसका शाफ्ट और स्टड का हम डायमीटर का यूज नहीं करते हैं, ठीक ना। शाफ्ट और स्टड के डायमीटर का चेकिंग के लिए हम प्लग गेज का यूज नहीं करते हैं, बल्कि किसी भी शाफ्ट और स्टड के आउटर डायमीटर के चेकिंग के लिए करते हैं। किसका करते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि बोर डायमीटर का हम यूज करते हैं, ठीक ना, चेकिंग के लिए।
बोर डायमीटर या आउटर डायमीटर कहने का मतलब ये है कि डायमीटर ये अंदर वाला ये डाया होता है, ठीक ना। लेकिन ये पूरे शाफ्ट का या आप स्टड का बोलेंगे तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डायमीटर का हम यूज करते हैं। बाहरी डायमीटर का यानी कि आउटर डायमीटर के चेकिंग के लिए हम प्लग गेज का यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला नंबर यानी कि इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा और ये 35 नंबर क्वेश्चन होगा। इन ब्लैंक हैंड वेल्डिंग यानी कि ब्लैंक हैंड वेल्डिंग माने कि पीठ पीछे जो भी आप वेल्डिंग करते हैं, पीठ के सहारे से जो भी आप वेल्डिंग करते हैं उसमें वेल्डिंग टार्च और वर्क के बीच में वेल्डिंग टार्च और वर्कपीस के बीच में आप कितना एंगल रखते हैं ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 40 से लेकर के 50 डिग्री के बीच में हम वर्क टार्च या आप जो भी ये बोल सकते हैं टार्च बोलते हैं, ठीक ना। ये आपका होल्डर हो जाता है, ठीक ना, और ये आपका टार्च हो जाता है, ये आपका वर्कपीस हो जाता है। तो इसके ये वर्कपीस के और ये टार्च के बीच में हम 40 से लेकर के 50 डिग्री का एंगल रखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन हिट कर दो, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।